आधुनिक भारत क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स उत्तरकालीन। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को साथ दिया था। अब चलते हैं, अवध के शहादत खां थे स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। अवध के शहादत खान, जो शहादत खान जो थे, इनका मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क उपाधि दिया था, है ना। इनको मोहम्मद शाह ने क्या किया था? शहादत खान को बुरहान उल मुल्क उपाधि दिया था। इसका असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन था असली नाम। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था और शाह खबर के नाम से उपनाम से पुकारा जाता था। मुअज्जम नाम था और शाह ये बेखबर के नाम से पुकारते थे। खबर जहादार शाह ने अपने लाल कुमारी जितना भी वेश्या थे सबको हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था। इसी चलते जहादार शाह को आपको लंपट मूर्ख भी बोलते हैं, लंपट मूर्ख। जहादार शाह को लंपट मूर्ख बोलते हैं। मुगल इतिहास में सैयद बंधु थे हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां थे, जो शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। हुसैन अली खां को 1720 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने हत्या कर दिया था 9 अक्टूबर को 1720 में गुलाम कादिर खान। जहादार शाह को तो लंपट मूर्ख देख लिया, जो वेश्यावृत्ति करने वाले को हस्तक्षेप करा था, लाल कुमारी वेश्यावृत्ति कुर्ती वाले। फर्रुखशेर जो था घृणित मुगल वंश का घृणित कार्य कहा जाता फर्रुखशेर को। सुंदर युवतियों के प्रति रुझान अधिक होने का मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। यह संगीत के रूप में, है ना, अनेक ख्यालों में डूबा हुआ रहता था, रचना किया था। अभी देखें लोग, चलिए हो गया 1720 में हो गया था। मोहम्मद शाह हैदराबाद में देखे 9 अक्टूबर 1720 में हत्या हो गया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क उपाधि लिया था। अभी देखें मोहम्मद शाह के शासनकाल में, है ना, जो चिनकलीज खां है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह को उपाधि लिया था चिनकलीज खां ने हैदराबाद को। किनके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, है ना। देख लीजिए यहाँ पर। और 1725 में लिए थे, है ना, उपाधि चल लिए थे ये 1725 में लिए थे, है ना, कादिर गुलाम शाह का मारला के बाद। अब चलते हैं, हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने किया था और अवध का स्थापना ईरानियों ने किया था। मुझे हैदराबाद का स्थापना तुरानी यानी चिनकलीज खां तुरानी हो गए, अवध ईरानी ने किया था, शहादत खान ईरानी हो गए। नेक्स्ट, ईरान फारस देश का सम्राट था नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर लेता और मोहम्मद शाह को वहाँ शासक था, हरा देता। इसलिए हराने के बाद नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 70 करोड़ रुपया धनराशि लेकर भाग गया था और शाहजहाँ के जो बनाया हुआ था तख्त ताउस, उसको भी पीकॉक थ्रोन को तोड़ देता है और कोहनीर हीरा लेकर फारस ईरान चला जाता है। इसलिए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तख्त ताउस जो अमीर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक वही मोहम्मद शाह था। मुगल शासक पूछा मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह के नाम जानते हैं और जो दिल्ली गद्दी पर बैठल था। शाह आलम द्वितीय का असली नाम था अली गौहर कहते पुकारते थे। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने हमला किया था 1803 में। 1803 में अंग्रेजों ने हमला कर दिया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर आता है 1806, 3 वर्ष बाद आपके आता है गुलाम कादिर खान ने इसे शाह आलम द्वितीय को हत्या करता है 3 में अंग्रेज कब्जा और 6 में हत्या करता है गुलाम कादिर खान। और अली के 1720 में कर लिया था, हैदर बेग ने कर लिया था हुसैन अली की हत्या, है ना। चलिए देखते हो गया गुलाम कादिर खान होता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच चलता है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के 7 सेक्शन में, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा रहता है। अहमद शाह अब्दाली का शासन का चलता है 1748 से 54 तक। गुलाम कादिर खान था हो गया। बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था द्वितीय। यही बहादुर शाह ने लाल किले में स्थित है हीरा महल का
जमानत को लाल किला में बहादुर शाह ने जफर जीते निकाला था। और 1857 के क्रांति में भाग लिया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको रंगून भेज दिया था। तो यहाँ रहेगा तो होता रहेगा लड़ाई झगड़ा। लाल किला में हीरा महल भी देखे तुम थे, बहादुर शाह जफर ने कराया था और 1857 भाग लिया था, है ना। और रंगून भेज दिया था इसको, जो अंतिम मुगल सम्राट माना जाता बहादुर शाह को। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। कहाँ? हयात बख्श बाग जो है लाल किला में है, जो दिल्ली में स्थित है। भी अ से अहमद शाह अब्दाली, अ से अहमद खान नाम था इसका, है ना। अहमद खान का वास 8 बार भाजपा को इसने अहमद खान ने या अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार भाजपा को किया था, 8 बार, है ना। 5 बार बाबर किया था, 8 बार अहमद शाह अब्दाली किया। बहादुर शाह का भी देख लें हम लोग, जो अंतिम मुगल सम्राट था और 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण उसको रंगीन भेज देता है अंग्रेजों ने। वहीं लाल किला में इसी से हीरा महल का निर्माण किया बहादुर शाह ने किया था, जफर ने 1707 से 1712, टोटल 5 बरस। जहांदार शाह, जिसे जहांदार शाह ने अभी हम लोग देखे, जो लाल कुमारी नाम की वैश्य बेटी को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था और लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। 12 से 13 ईस्वी तक, टोटल 1 बरस। फर्रुख को हम लोग बोलते हैं मुगल वंश का घृणित कार्य कहते हैं। 13 से 19, 6 बरस। फिर आता है मोहम्मद शाह 1948, इसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। सुंदर युवतियों के प्रति अधिक रुझान रहता था, इसलिए रंगीला बादशाह और संगीत की रूपया अनेक ख्याल में डूबा हो रहता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली पर और कब्जा भी कर लेता और तख्तोताश बनाया हुआ शाहजहाँ का तख्तोताश बनाया हुआ दूसरे को लूट लेता है नादिर शाह, है ना। लूट लेता है और कोहनीर हिला भी लूट लेता है। इस प्रकार तख्तोताश सिंहासन पर बैठने वाला और अंतिम मुगल शासक था, तख्तोताश पर कहा जाता है। फिर आता है मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चीनी खलीद खां को निजाम मुल्क को उपाधि मिला था 1725 में। फिर आगे देखते हैं अहमद शाह होता है, अहमद शाह अब्दाली, है ना। इसका वास्तविक नाम था अहमद शाह अब्दाली, का नाम अहमद खां था, जब भारत पर 8 बार आक्रमण किया था 1748 से 54 में। आलमगीर द्वितीय आता है, आलमगीर द्वितीय जो 1800, इसका असली नाम था गौहर, का जन्म था, अली नाम था अली गौहर। 1803 में यह अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था और 6 में गुलाम कादिर खान ने इसका हत्या कर दिया था। आलमगीर नहीं जी, शाह आलम द्वितीय के बारे में, आलमगीर के बारे में पता नहीं है ना। शाह आलम द्वितीय को हत्या करता है, ये सब देखा था। अकबर द्वितीय आता है, जो 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर अंतिम, बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट, जो लाल किला में से हीरा महल का निर्माण करा था, है ना। जो 1857 के क्रांति में भाग लेने खातिर रंगून भेज देता है। भारत में यूरोपीय आगमन क्रैश कोर्स चलता है, कंपनी का आगमन क्रैश कोर्स। 17 मई की बात है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर, कहाँ पश्चिमी तट पर पहुँचा, यहाँ कालीकट बंदरगाह पहुँचा था। अब भारत यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग खोज कर लेता है नया 17 मई को। फिर आता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, और से आ गया था 1505 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वसराय बनकर आया था, है ना। भारत में तो आया था अल्मेडा, आया था कैसे, प्रथम पुर्तगाली वसराय भारत में बनकर आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वसराय बनकर आया 1505 में। और 9 में 4 वर्ष बाद 9 में आता है 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का, है ना। ये तो प्रथम पुर्तगाली वसराय न बना ख्याल था, भारत का था वसराय के, पुर्तगाल का पता नहीं था 1505 वाला। और 9 वाला जो था अल्बुकर्क, वो भारत में पुर्तगालियों का वसराय बनकर था 9 में। और 1 वर्ष बाद 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर का हथियार रख लिया था यूसुफ आदिल शाह, कहा था यूसुफ आदिल शाह से
गोवा छीन लेता 1510 में बीजापुर से। व्यापारियों के पूछेगा पुर्तगालियों ने अपना पहले फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो पहले व्यापारिक कोठी कहेगा तो कोचीन में खोला था। कोचीन में खोला था व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने, कोचीन में। और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती का नाम था, दक्षिण है और पूर्वी तट पर यहाँ पर एकमात्र बस्ती का नाम था पुर्तगालियों का, जिसका नाम था सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद आता है भारत में डच आता है। डच लोग आते हैं। डच पहला डच यात्री का नाम था कार्नेलियन हाउटमैन, है ना, जिसके पुर्तगाल का कहा था वास्को डी गामा, और डच का नाम देगा तो कार्नेलियन हाउटमैन नाम था, जब 1596 में आया था, है ना, डच यात्री। ऐसे भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुंचा था, पूर्वी तट पर सुमात्रा 1596 में। डचों ने भारत में अपने प्रथम व्यापारिक कोठी खोले था, जैसे पुर्तगाली ने खोला था कोचीन में, लेकिन डच ने खोला था आपको आया था 1596 में कोठी फैक्ट्री खोला था 1605 में। 1605 में कोठी खोला था, वही मछलीपट्टनम में, कहाँ मछलीपट्टनम में खोला था। डचों ने व्यापारिक कोठी खोला था मछलीपट्टनम में, और पुर्तगाल ने खोला था कोचीन में, और डचों ने मछलीपट्टनम में खोला। और दूसरी व्यापारिक कोठी खोला था इन लोग, दूसरी भी खोला था पुलिकट झील में, जो तमिलनाडु में है दूसरा। और इसलिए पुलिकट को महत्वपूर्ण दिया जाता है, इसलिए पहला मछलीपट्टनम पहला लिखा हुआ, दूसरा पुलिकट। इसका महत्वपूर्ण इसलिए दिया जाता है कि यहाँ खोलने का पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा की ढाला गया, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना लिया था डचों ने भारत में औद्योगिक वेतन भोगी रखा था। कुछ औद्योगिक वेतन भोगी रखा था डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन होता था बेदरा के युद्ध में। जब औद्योगिक वेतन भोगी रखा गया तो बेदरा के युद्ध में हार जाता है अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज और डचों के बीच होता है बेदरा का युद्ध 1759 में, है ना, 1759 में हार जाता है बेदरा के युद्ध में डच ने। फिर आता है 31 दिसंबर 1600 के बात है। 31 दिसंबर को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उस समय रानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में खोला था कंपनी, जो 217 साझेदार थे, है ना, साझेदार थे। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था, साझेदार में जो गवर्नर टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथा अंग्रेज कैप्टन कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, सबसे जरूरी कैप्टन हॉकिंस। तो भारत तो आया मुगल दरबार में जहांगीर का शासनकाल में आया था। किसके राजदूत था? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। 1609 में आया था कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। फिर दूसरी बार आया था। आपको आगे देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम पूछेगा, ऐसे तो कैप्टन हॉकिंस था। जहाज कहेगा था रेड ड्रैगन था, ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। दक्षिणी पूर्वी स्थान पर, दक्षिणी भी है और पूर्वी स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में यहाँ मछलीपट्टनम है ना, अपन व्यापारिक कोठी खोले था। हालांकि डच भी खोला था 1605 में मछलीपट्टनम पहले व्यापारिक कोठी, दूसरी पुलिकट में खोला था, जहाँ स्वर्ण का सिक्का चला था। अंग्रेज भी मछलीपट्टनम यहीं पर खोला था, दक्षिण पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी। फर्क नहीं था, अंग्रेज ने 1611 में खोला था और डच ने 1605 में खोला था। दक्षिण पूर्वी तट पर जहाँ समुद्र है, यहाँ पर सन थोमे नाम की बस्ती है, जो पुर्तगालियों का था। यहाँ पीछे देखें हम लोग 13 में क्या होता है, आपको यहाँ पर खोलता है दक्षिणी पश्चिम में 2 बरस बाद, 11 2 13 बरस बाद अंग्रेजों ने सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन एक व्यापारिक कोठी खोला जाता है। सूरत में, सूरत पड़ता है, थॉमस एडवर्ड के अधीन खोला जाता है व्यापारिक कोठी फैक्ट्री। पूरी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में तो खुलवे किया था, देख रहे हैं ना, 1611 में खोला था। और पश्चिमी तट पर सूरत में 13 में खोला था, 13 में खोला सूरत में 2 बरस बाद। पहले बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया था। 8 में यहाँ खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन खोला 13 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा। 1615 में जेम्स प्रथम ने
सर टमसरो को अपना राजदूत जहांगीर के दरबार में भेजा। पहला दिन तो भेज लेता आपको कैप्टन हॉकिंस को 1609 में, और दूसरा बार भेज देता है टमसरो को जहांगीर के दरबार में। वही रो का मतलब होता है यहाँ सर टमसरो, समझिएगा। टमसरो फरवरी 1619 तक भारत में रहता, 15 में जाता है और 4 वर्ष रहता, 19 तक, 1619 तक रहता है। टमसरो जहांगीर और खुर्रम, जो शाहजहां खुर्रम के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। कहा कि अंग्रेज जहांगीर भी बोल दिया, खुर्रम भी बोल दिया कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शाहजहां भी बोलते था जाओ, छूट का व्यापारी कर सकता अंग्रेज। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया। कहा कि गोलकुंडा का सुल्तान ने था, ये बोला कि हम अंग्रेजों को क्या देंगे, सुनहला और फरमान देंगे। कब देंगे सुनहला और फरमान? 1632 में देंगे, है ना। इस सुनहला फरमान के अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रपूर्वक व्यापार कर सकते थे। कहा कि सुनहला और फरमान के अनुसार, है ना, अंग्रेज चाहेगा तो 500 पैगोडा वार्षिक दे करके, 500 पैगोडा वार्षिक दे करके, चाहे तो गोलकुंडा का, तो हम ये है गोलकुंडा का जो राज है बंदरगाह, है ना, उस पर स्वतंत्रपूर्वक व्यापार कर सकता है, ऐसा गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा। 1619 में जब 1632 हुआ, 7 वर्ष बाद 1639 में अंग्रेजी था फ्रांसिस डे। ये फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से, जो चंद्रगिरी के राजा कौन है भाई, कोई भी रहे, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को ले लेता है। किसे ले लेता है? मद्रास को पट्टा पर ले लेता है, पट्टा पर, और लेकर मद्रास को पट्टा पर लेकर के मद्रासे में एक किलाबंदी कोठी का निर्माण करता है, किलाबंद कोठी। चंद्रगिरी के राजा से पट्टा पर लेकर के मद्रास में किलाबंदी कोठी का निर्माण करता है। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, कालांतर में कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। यही कोरोमंडल तट अंग्रेजी का मुख्यालय बन जाता है। 1639 में किया। देखिए यहाँ पर 1661 की बात है। 61 में पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, और ब्रिटेन का राजकुमार था, इंग्लैंड का राजकुमार नाम था चार्ल्स द्वितीय का शादी होता है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ, दोनों का शादी होता है। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को, जो दामाद हो गए, इनको बम्बई दान दे दिया था, बम्बई 1661 में। यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज था, बाद में कोरोमंडल तट कहलाया। यही कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय था। यहाँ कह रहा है 1687 में, है ना, अंग्रेजों का पश्चिमी तट पर मुख्यालय था। कहाँ? पश्चिमी तट पर मुख्यालय जो था सूरत से हटा करके बॉम्बे कर दिया। पहले था पश्चिमी तट पर, यहाँ सूरत पर मुख्यालय था, सूरत से हटा करके बॉम्बे देता, ऊपर थोड़ा सा ले जाता। 1687 में अंग्रेजों ने गेराल्ड ऑंगियर 1669 से 1677 टोटल 8 वर्ष शासन किया। गेराल्ड ऑंगियर ने सूरत का प्रेसिडेंसी एवं बम्बई का गवर्नर था। गेराल्ड ऑंगियर जो था सूरत का प्रेसिडेंट था, सूरत का प्रेसिडेंट, और बम्बई के क्या था, तो बम्बई के गवर्नर था। यही गेराल्ड ऑंगियर ने बम्बई शहर का स्थापना किया था, जो गवर्नर था से। कह रहा है बंगाल का शासक था शाह शुजा ने क्या किया, है ना, बंगाल का शासक था शाह शुजा। 1651 में अंग्रेजों को कहा कि देखो अंग्रेज, हम तो शाह शुजा ही हैं, आप अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देता है और छूट दे देता है, जिस कारण अंग्रेजों को 1651 में व्यापारिक छूट देता है, और इसी छूट को, इसी अनुमति मिल जाता है अंग्रेजों को, तो इसी अनुमति को कहते हैं निशान। क्या कहते हैं? निशान। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव दे दिया था। 98 में क्या किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, सुल्तानोती, पहला सुल्तानोती। 98 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव, सुल्तानोती, और आगे होता है कालीकट, जहाँ पुर्तगाल ने आया था सबसे पहले 1498 में। गोविंदपुर के जमींदारी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त कर लिया। 1200 रुपये में खरीद लेता अंग्रेजों ने 1698 इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गाँव खरीदा था 1698 में।
और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराता है। सूता नीति, कालीकट, गोविंदपुर तीनों जगह 1200 में खरीद कर फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण करता है। और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हो जाता है। जब फोर्ट विलियम बनता है, इसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन बनता है? चार्ल्स आयर फोर्ट बनते हैं। चार्ल्स आयर बनता है ना, चार्ल्स आयर बनता है विलियम फोर्ट का प्रथम प्रेसिडेंट। कालांतर में यही विलियम फोर्ट कलकत्ता से नगर से कराया। जो कलकत्ता का नींव रखा था जॉर्ज चारनॉक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब खोला था? तो फ्रांसीसी को खोला था फ्रैंको कैरो ने खोला था। ये फ्रैंको फर्स्ट फ्रांसीसी कैरो ने खोला था सूरत में 1668 में खोला था। 68 में पुर्तगाली को कोच्चि में पहला खोला था। पांडिचेरी का स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। पांडिचेरी का स्थापना मार्टिन 1674 में। आपको देखा जाए 6 वर्ष बाद। कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता पूछेगा तो 1746-48 मात्र 2 वर्ष हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध से क्या होता है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46-48 में होता। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित होता है। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी था इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध से प्रभावित होता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। और 48 में जो लास्ट वाला में 48 में ला सापल की संधि होता है। ये ला सापल संधि के तहत ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध खत्म होता है। और इसी सापल संधि के तहत यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त होता है। ये लापल संधि के तहत सापल संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी खत्म। और दूसरा कर्नाटक पूछेगा तो 48 में खत्म होता है प्रथम, और 1 वर्ष बाद 49 में शुरुआत होता दूसरा। 1749 और 554 5 वर्ष चलता है। प्रथम दूसरा 2 वर्ष और दूसरा 5 वर्ष चलता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर जो दूसरा कर्नाटक युद्ध में 10 से दूसरा के हाथ हार जाता है तो फ्रांसीसी ने डुप्ले को वापस बुला लेता है। और डुप्ले की जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भेज दिया जाता है। गोडेहू पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 को होता है। पांडिचेरी की संधि कब होता है? 1755 में होता है। इसी के साथ युद्ध विराम होता है। द्वितीय विश्व युद्ध। प्रणाम। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि के तहत 54 तक चलता है और 55 में पांडिचेरी की संधि होता है 55 में, और दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म होता है। फिर होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध 55 56 से शुरू होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। जो युद्ध होता है और 1756 से 63 तक चलता है। टोटल 7 वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं कि 56 को सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश था, सप्तवर्षीय युद्ध का ही भाग था। और 1756 ईस्वी में शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश है। पेरिस की संधि जो हल था 1756 में हल था। यही पेरिस की संधि के तहत तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म होता है और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी हल था। फिर आता है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना आईकुट था। देखिए 1760 ईस्वी में क्या हुआ? अंग्रेजी सेना के नाम था आयरकूट। आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध होता है। पूछा था वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है। केका के बीच में होता था तो अंग्रेजी सेना आयरकूट के नेतृत्व में होता था, यानी कि आयरकूट और की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हराता है। अंग्रेजों ने हराता है। आयरकूट के नेतृत्व में होता है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से हराता है वांडीवास के युद्ध में 1760 में। फिर आता है 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लेता है। जब वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज ने फ्रांसीसी को हरा देता है तो 1 साल बाद अंग्रेजों ने पांडिचेरी को छीन लेता है। जब कब्जा कर रखा था फ्रांसीसी ने, तो हरा देता है फ्रांसीसी को, तो पांडिचेरी को छीन लेता है 61 में। फिर 2 वर्ष बाद 63 में पेरिस की संधि होता है। पेरिस की संधि जो अभी देखें हम लोग, पेरिस की संधि के तहत तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 में खत्म होता है। वही 1763 में 2 वर्ष बाद जब अंग्रेजों ने पांडिचेरी को छीन लेता है, पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लेता है, तो 63 में पेरिस की संधि के तहत 56 में होता है वो 63 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद नगर को छोड़ दिया जाए, बाकी को अन्य प्रदेश को लौटा देता है। पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने कहा
चंदनगर को छोड़ दो, चंद्रनगर को हाथ से आकर रख रहा अंग्रेज और बाकी प्रदेश को लौटा देता है, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में रह चुका था, है ना। चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सब अंग्रेजों को लौटा देता है। जो 1763 में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सब प्रदेश को लौटाता है, वही लौटाता है जो प्रदेश को लौटाता है वह 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में रहता था और फ्रांसीसी कब्जे को लौटाता है। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसी के कब्जे में रहा था, जो लौटाया था से। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आया था। सबसे पहला पुर्तगाली आने वाला का नाम था आपको वास्को डी गामा। अंग्रेजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1600 में, जो रानी एलिजाबेथ प्रथम थे। 217 साझेदार थे इसमें। गवर्नर था टॉमस स्मिथ 1600। फिर आता डच। प्रथम डच यात्री का नाम था कार्नेलिया, जो कोचिन में फैक्ट्री खोला था ना। और कार्नेलिया जो था 1596 में आया था। 1596 में आया था कार्नेलिया। हाउटमैन था, कार्नेलिया हाउटमैन भारत के पूरी सुमात्रा पहुंचा था। सुमात्रा में क्या है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 1616 में आया था। डेनिश 10 डच 1602, फिर डेनिश आता 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का 64 में आया था 1714। और स्वीडिश आता 31 में, स्वीडिश 31 में। पुर्तगाली 98 में, अंग्रेज 1600 में, डच 2 में, डेनिश 16 में और फ्रांसीसी 64 में। और उसके बाद स्वीडिश लास्ट में आया था, स्वीडिश 1731 में। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य देखते हैं। मुगल सम्राट में जितना भी प्रांत आता था, सभी प्रांतों में आपको सर्वाधिक बंगाल सर्वाधिक स्वतंत्र और संपन्न राज्य था। बंगाल मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था। मुर्शिद कुली जो खास था स्वतंत्र शासक था, फिर भी यह नियमित रूप से देखा जाए तो मुगल बादशाह को राजस्व भेजा था। किसको? मुगल था। स्वतंत्र होते भी मुगल बादशाह को राजस्व देता था। मुँह से मुर्शिद कुली खां, मुँह से मुगल बादशाह। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, ढाका राजधानी था पहले, है ना, बंगाल के। ढाका से काट देता और मुर्शिदाबाद ले देता। मुर्शिदाबाद टिक लगा देता है, जब भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित है मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने ढाका को मुर्शिदाबाद से हटाकर ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाता है और इजारेदारी प्रथा प्रारंभ करता है। क्या? इजारे प्रथा प्रारंभ करने वाला मुर्शिद कुली खां था। और इजारेदारी प्रथा और इजारा देता था खेत को, और कृषकों को, किसानों को तकाबी ऋण देता था। तकाबी ऋण का मतलब कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज देता था। तकाबी ऋण का होता है खेती के लिए अग्रिम कर्ज देता था। मुर्शिद कुली खां के एक दामाद नाम था शुजाउद्दीन, यही उत्तराधिकारी बनता शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के। गोरिया का युद्ध होता है 1740 में। 1740 में गोरिया का युद्ध होता है। इसमें गोरिया के युद्ध में सरफराज को मार दे देता है, जो बिहार के था सर सूबेदार अलवदी खां। यही अलवदी खां ने बिहार का था सरफराज को मार देता है गोरिया के युद्ध में 1740 में। और मार करके अलवदी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। अलवदी खां जो मुर्शिद कुली खां मुगलों को राजस्व भेजता था, अलवदी खां ने भेजना बंद कर दिया, मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसलिए अलवदी खां के शासनकाल में बंगाल समृद्धिशाली शासक बन जाता है और खुशहाल बन जाता है। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा उस समय। अलवदी खां के समय बंगाल का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा बंगाल को अलवदी खां के समय, गोरिया के युद्ध के समय 1740 में भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा बंगाल को। और उत्तराधिकारी आपको देखा जाए अलवदी के उत्तराधिकारी, अलवदी खां का उत्तराधिकारी होता है उसका दामाद, इसका भी दामाद था सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन था, जबकि अलवदी खां के बिहार के नवाब के जब भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा उसका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला था। अलवदी के उत्तराधिकारी पूछेगा सिराजुद्दौला था। फिर चलते हैं, कह रहा है 20 जून 1756 के दिन है। यही सिराजुद्दौला ने 1756 को कलकोठी के त्रासी के नाम से याद करवा देता है। सिराजुद्दौला ने नाम घटना घटी। इस घटना के रचयिता कौन थे? तो जेड
रचयिता जेड हालवेल था। जेड हालवेल था। यह जेड हालवेल के अनुसार ये बोलता है कि रचयिता के अनुसार कि सिराजुद्दौला जो थे अलवर्दी खां के दामाद उत्तराधिकारी, वही सिराजुद्दौला ने 1756 में 20 जून के रात में अंग्रेजी व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें 146 में से 23 को जिंदा रहा था। इसी को काल कोठरी के नाम से याद किया जाता है। 23 जून प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी का युद्ध पूछेगा 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ। उस समय अंग्रेज का सेनापति था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। वही रॉबर्ट क्लाइव जिसका बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू किया था। बंगाल में द्वैध शासन, यही रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज के सेनापति। अब बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जिसने 146 को बंद करके 23 को जिंदा रखा था अंग्रेजों को। वही बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। सिराजुद्दौला का हारने का कारण था क्योंकि इसका सेनापति था सिराजुद्दौला के मीर जाफर था सेनापति। धोखा देकर के रॉबर्ट क्लाइव को साथ देता है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का साथ देने का कारण मीर सिराजुद्दौला हार जाता है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को साथ देने के कारण रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों ने कहा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है, क्योंकि साथ दिया था इसलिए। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही थी, है ना। प्लासी की लड़ाई जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था, है ना। मोहनलाल भी और मीर मदान भी के नेतृत्व में छोटा सा वफादार, इन लोग भी साथ दिए थे नेतृत्व में। मीर मदान मोहनलाल मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब को वफादार रही है। मीर मदान लड़ते हुए मारा जाता है। मीर मदान तो मारा जाता है। अब प्लासी मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था, है ना, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे स्थित है पूछेगा, महत्वपूर्ण है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। लॉर्ड क्लाइव भी कम नहीं था, है ना। देखा कि जब तू सिराजुद्दौला का नहीं हो सकता है तो मेरा कठपुतली तो बनना ही है, तो मीर जाफर को भी हटा देता है, तो मेरा क्या हो सकता है। अंग्रेज ने 1760 में मीर जाफर को हटा देता है। अंग्रेज ने क्या करता है, 1760 में हटा देता है मीर जाफर को भी, और हटा करके उसके दामाद था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, मीर रहेगा लेकिन जाफर के जगह कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है 1760 में, है ना। मीर कासिम को 1760 में बनाता है, 1760 में बनाता है। मीर कासिम का किया राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर करता है। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदुलपुर आसान करता है मीर कासिम। बंगाल का राजधानी क्रम देखा, पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। ढाका रख लेता आपको मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिदाबाद देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद पहले था, होगा अलवर्दी खां के समय होगा शायद, पता नहीं। लेकिन मुंगेर आपको देख रहे मुर्शिदाबाद से हटा करके मीर कासिम ने कर देता है मुंगेर में। फिर 1762 का युद्ध आता है 1764 में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच होता है। वही मीर जाफर को हटा कर मीर कासिम को हटा करके, है ना, दोनों के बीच फिर युद्ध होता है 1764 में। कासिम सदस्य बनता है, नवाब बनता है 1760 में, 64 में, फिर 60 में बनता है मीर कासिम बंगाल का नवाब, और 4 बरस बाद 64 में युद्ध करता है मीर कासिम अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों मीर कासिम के बीच होता है। अवध के नवाब था शुजाउद्दौला, है ना, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। ऐसे नहीं लड़ा हुआ, देखिए 4 बरस बाद 64 में अंग्रेज मीर कासिम एक तरफ हो गए, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल का सम्राट था शाह आलम द्वितीय, ये दोनों एक तरफ था। शुजाउद्दौला और अवध का पूछेगा तो नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल का पूछेगा तो शाह आलम द्वितीय। यही शाह आलम द्वितीय 1803 में अंग्रेजों ने आक्रमण किया था इसी के समय, और गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय को 1806 में मार देता है। यही शाह आलम द्वितीय पीछे बारे पढ़ लिए, ये दोनों के शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ाई होती है, दोनों एक तरफ, अंग्रेज मीर कासिम एक तरफ। 1764 में बीच में लड़ाई होता है। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाता है, क्योंकि मीर कासिम साथ दिया था, है ना, मीर जाफर के दामाद था कासिम। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुंडर करता है। मुझसे पूछेगा
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। देखिए लॉर्ड क्लाइव के समय ही 23 जून 1757 को है ना प्लासी का युद्ध हुआ था। 57 से लेकर 60 तक पुनः 65-67 में शासन किया, दो शासन व्यवस्था लागू किया था, है ना। सालम द्वितीय अभी देखें ना, सालम द्वितीय कोई इलाहाबाद का, यही सालम द्वितीय अभी देखें हम लोग कि बक्सर के युद्ध में सालम द्वितीय मुगल सम्राट था और नवाब का शुजाउद्दौला था। दोनों मिल करके अंग्रेज अमीर कासिम को हराने की कोशिश कर, 1764 के बक्सर युद्ध में लेकर हार जाता है। इसलिए मुगल सम्राट सालम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हल था 1765 में होता। कब हल था? 1765 में सालम द्वितीय के द्वितीय संधि के तहत कंपनी का संरक्षण ले लेता है सालम द्वितीय को। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को जीत करके 2 उपद्रवन चलाया था और बंगाल के लिए 2 उपद्रवन चला। बोला कि बंगाल के लिए एक मोहम्मद राजा खां तैयार करेगा और बिहार के लिए राजा सीताब राय की नियुक्ति कर दिया था। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली जो था मैसूर का शासक बना था। हैदर अली कब? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 61 में बनता है मैसूर का शासक और 82 में मर जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 में वारन हेस्टिंग के समय। यही समय हैदर अली मर जाता है 1780-84 के बीच में 82 में वारन हेस्टिंग के समय। 1782 मर जाता है तो हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आता है, हैदर अली मैसूर का उत्तराधिकारी बनता है। 82 में हैदर अली मरता है तो 5 वर्ष बाद 87 में जाता है टीपू सुल्तान। राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था और श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बना करके और पद पर शाही को उपाधि ले लिया था। कौन? श्रीरंगपट्टनम। 5 वर्ष बाद बाप का मरने के बाद टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जिससे स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने के साथ जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन जाता है टीपू सुल्तान। इस युद्ध में मराठा आगे बढ़े। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में मर जाता। कहने मतलब हुआ जब बाप मरता 82 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारन हेस्टिंग का समय था, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर 80-84 में होता है 1700 और बेटा मर जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ कहने का मतलब कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली का समय होता। इसी समय आपको श्रीरंगपट्टनम आ जाता है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो टीपू सुल्तान एक झंडा बनाया था, उस झंडा पर शेर का तस्वीर होता था। किस चीज़ का? शेर का तस्वीर। 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। इस वांडीवास युद्ध में अंग्रेज के सेना था सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना। अंग्रेज के पूछेगा आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था लाली के नेतृत्व में। दोनों लड़ाई होता है, फ्रांसीसी हार जाता है। तो यहाँ पर भी दिया है 1760 में अंग्रेजी सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध लड़ा। फ्रांसीसी तो पूरी तरह से हार गया था। फ्रांसीसी का नेतृत्व किया था लाली कुर्ती वाले ने और हार जाता है। तो 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को जो कब्जा करके रखा था फ्रांसीसी पांडिचेरी को छीन लेता है, पांडिचेरी को छीन लेता है फ्रांसीसी से। और 63 में 2 बरस बाद 63 में पेरिस का संधि होता है। ऐसे तो पेरिस का संधि आपको छापने में होता। पेरिस की संधि के तहत अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी को लौटा देता फ्रांस को। 1749 तक भारत कब्जे में रहा था। वही है 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेज का नेतृत्व किया था आयरकूट और फ्रांसीसी का नेतृत्व किया था लाल कुर्ती, जब फ्रांसीसी हार जाता। चलते नेक्स्ट। यहाँ कह रहा इस युद्ध में मराठा और हैदराबाद के मराठा जो था हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की नियुक्ति सेना मैसूर के खिलाफ लड़ा था। पूछा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब था? 1767 में 2 बरस चला था, है ना। दूसरा चल था दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपको 1782 में टीपू सुल्तान के बाप हैदर अली मर जाता है। वही हैदर अली जो मैसूर वर्ग का शासक था 1761 में। 84 में वारन हेस्टिंग के समय मरता है हैदर अली, इसी के समय 82 में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 84 से 90 में आता है। 90 से 92 कर्नवालिस का समय, जो कर्नवालिस का समय लगा था
कॉर्नवालिस कोड 1792-93 में। फिर चौथा होता है टीपू सुल्तान मारा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास का संधि 1769 में होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है मैसूर युद्ध, अंतिम वाला जो है इसको मद्रास का संधि कहते हैं 69 में। 84 में वारन हेस्टिंग का समय होता है आपको आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है मंगलोर की संधि होता है। 84 में मंगलोर की संधि। 92 में कॉर्नवालिस के समय होता है जो श्रीरंगपट्टनम के संधि होता है। और वेलेस्ली के समय 92 में होता वही है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास का संधि मैसूर मद्रास 69 में। मंगलोर की संधि कहेगा तो 84 में आपको वारन हेस्टिंग के समय। अब 92 में हल था श्रीरंगपट्टनम की संधि दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में हल था जबको कॉर्नवालिस का समय था श्रीरंगपट्टनम की संधि। सिख अंग्रेज। सिख संप्रदाय का स्थापना गुरु नानक ने किया था। जब प्रथम गुरु नानक यही था प्रथम। गुरु नानक के जितना भी अनुयायी होते थे सबको सब सिख कहलाते थे। जो सिख कहलाते हैं बादशाह यह जो थे गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन था। बाबर हुमायूं के गुरु नानक 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन है ना आध्यात्मिक नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए है ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 में पुनर्जीवन का अभ्यास होता है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर जो चला था, गुरु का लंगर का मतलब था निःशुल्क सबभोगी भोजनालय चलाता था। और कहा अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला में और पंगत लंगर में स्थापित किया था। लंगर मतलब निःशुल्क सबभोगी है ना, पंगत वही संगत और पंगत जहाँ धर्मशाला में है संगत पंगत और लंगर में अनेक स्थानों पर संगत और पंगत ने गुरु नानक जितना भी अनुयायी था सबको सिखाते थे। वो एक संस्था था, संगत पंगत का संस्था था। यहाँ पर रोज प्रतिदिन मिलते थे इनके अनुयायी लोग संगत पंगत में। जब इनको 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन आभास होता है तो बेचारे यह 1539 में मृत्यु होता है। कहाँ? करतारपुर में। जब करतारपुर में मर जाता 1539 में गुरु नानक। तो गुरु नानक के बाद आता है दूसरा गुरु अंगद आता है। अंगद 1539 में जब करतारपुर में गुरु नानक मर जाता है तो वहीं से स्टार्ट होता है अंगद का। अब 52 तक चलता है, टोटल 13 बरस। सिखों के दूसरे गुरु कहलाते हैं अंगद। जो इसका प्रारंभिक नाम था लहना, अंगद का नाम था लहना। पहले क्या किया अंगद ने, नाम था लहना, 1539 पे 52 तक चला। गुरु नानक ने चलाया था, क्या चलाया था ना, लंगर व्यवस्था जो निःशुल्क सबभोगी था। गुरु अंगद ने क्या किया, अस्थायी बना देता है, अस्थायी। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ करा देता है। करके कोई भी लंगर को अस्थायी कर दो और गुरुमुखी लिपि का आरंभ कर दो। फिर तीसरा आ जाता है, तीसरा पूछेगा तो अमरदास आता है। ये 52 से स्टार्ट होता है, 52 में खत्म होता है अंगद का और 52 से स्टार्ट होता है अमरदास का तीसरा। 52 से 15 तीसरा था अमरदास। अमरदास ने क्या किया, हिंदुओं से पृथक होने के लिए, हाँ नहीं, हिंदुओं से अलग होने के लिए अमरदास ने कई कार्य किया ताकि हिंदू से अलग हो जाए। लेकिन उस पद्धति में काम किया, लवन का प्रचलन किया, विवाह पद्धति लवन प्रचलित किया ताकि लोग हिंदू से अलग हो जाए। ऐसा नहीं हो पाया, गुरु अमरदास का काम था। अकबर ने क्या किया था, अकबर से मिले थे आपको अमरदास, जो हिंदू से अलग करने के लिए प्लान बनाया था, लवन पद्धति चलाया था अमरदास। वही अमरदास अकबर से क्या किए, मिले थे। कहाँ मिले थे अमरदास? गोविंदवाल में जाकर मिले थे, भेंट किए थे। और अकबर ने क्या किया, गुरुपुत्री बीबी भानी को, अकबर ने बीबी भानी को, जो बीबी भानी के बेटी थी अमरदास के, कई गांव दान में दे दिया था अकबर। अमरदास ने, वही गुरु अमरदास जो तीसरा थे, 22 गद्दी का स्थापना किया था। कितने गद्दी? 22 गद्दी का स्थापना किया था अमरदास। अब प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति होती है। 22 गद्दी का स्थापना गुरु अमरदास। फिर आता है अमरदास जब मर जाता है तो आता है बीबी के पति, वही बीबी भानी के पति आता है रामदास। रामदास अमरदास का दामाद हो सकता है।
1574 से 1581 तक। और ये चौथा हो जाता है, रामदास चौथा हो जाता है। अकबर जब बेबी भानी से मिलने आया था अमरदास के समय, तो बेबी भानी को शादी होता है रामदास, जब चौथे गुरु होते हैं। तो 1574 से 81 में रामदास होता है। सिखों के चौथे गुरु माना जाता है, चौथा गुरु है बेबी भानी। अकबर ने कहा कि बेबी भानी को 500 बीघा रामदास का समय दिया था जब शादी होता है। तो इसी तरह तो उसमें गाँव दिया था। कितने गाँव दिया था? कई गाँव दान में दिया था गाँव, लेकिन अब की ज़मीन देता है 500 बीघा ज़मीन रामदास का समय। गुरु रामदास ने इसी ज़मीन पर अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करा था रामदास, है ना, अमृतसर में। क्यों? क्योंकि अकबर ने भूमि दे दिया था इतना ही कि आपको रामदास ने अमृतसर में जलाशय बना दिया, अब खुदवाया। अमृत नगर का स्थापना भी किया था रामदास, अमृतसर नगर का स्थापना। गुरु रामदास ने क्या किया, ने अपने तीसरे पुत्र था। गुरु रामदास का तीसरा बेटा का नाम था अर्जुन। अर्जुन को कहा कि देखो बेटा, गुरु का पद सौंप देते हैं तो गुरु हो जाओ अर्जुन को। इस प्रकार गुरु पद को पैतृक बना दिया। पैतृक मतलब पिता कौन सा, पहले नहीं था पैतृक, लेकिन रामदास अर्जुन को गुरु का पद सौंपते ही कहा कि कोई भी अगला पद वही संभाला जो उसका बेटा है ना। तो अर्जुन आ जाता है उसका बेटा 1581 से 1681 में रामदास, 81 से 1600 तक चलता है। अर्जुन देव का पाँचों गुरु हो जाते हैं, अर्जुन देव पाँचों गुरु होते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का रचना कर लेता अर्जुन देव। अ से अर्जुन, अ से आदि ग्रंथ का रचना। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा, प्रार्थना और गीत संकलित इसी में आदि ग्रंथ। गुरु ग्रंथ पाँचों गुरु अर्जुन देव को ने जागीर ने मरवा दिया था इसको। गुरु ग्रंथ साहिबा यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरु के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचना भी मिलता है इसमें, है ना, आदि ग्रंथ में। गुरु अर्जुन देव न कह के अमृतसर में जो जलाशय बनाया था रामदास, उसको मध्य बीच में जाता है अर्जुन देव और हरमंदिर साहब का निर्माण करता है बीच में, बापा की जगह में हरमंदिर साहब। राजकुमार खुसरो का सहायता करने के कारण जहांगीर ने इसको 1606 में अर्जुन देव को मरवा देता है। फिर छठा आता है अर्जुन देव मारने के बाद गुरु हरगोविंद आता है। 1606 में मारा जाता है गुरु अर्जुन देव, तो 1645 तक शासन चलता है हरगोविंद को। इन्होंने सिखों के जो भी तो सैन्य संगठन था कर दिया, कहा कि सेना में वही भर्ती लेगा, है ना, सैन्य संगठन करने का। सिखों को क्या किया, सैन्य संगठन का रूप देता था। अब अकाल तख्त कहो या ईश्वर के शासन का निर्माण कराता है। पूछ सकता है अकाल तख्त और ईश्वर के शासन का निर्माण और सैन्य संगठन का निर्माण सिखों के हरगोविंद ने किया था। जो हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था, हर मंदिर कहेगा तो। 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे। जो हरगोविंद जो था 1606 से 1645, 2 तलवार बांध के कमर में और गद्दी पर बैठते थे, 2 तलवार, याद कर लेना। और दरबार में नगाड़ा बजाता था गुरु हरगोविंद, है ना। अमृतसर के किलेबंदी कर दिया था, किलाबंदी। अमृतसर में जो जलाशय हरमंदिर बना साहब था बीच में, किलाबंदी कराता है। अमृतसर को किलाबंदी हरगोविंद कराता है। गुरु हरगोविंद के बाद आता है हर राय, सातवां होता है हर राय। जब 1645 में गुरु हरगोविंद का खेला खत्म होता है, तब 45 के बाद आता है हर राय, 1645 से 61 है। इन्होंने दारा सिखों के मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। हर राय ने दारा सिखों से मिला था और दारा सिखों को आशीर्वाद भी दिया था हर राय। फिर 8वां गुरु होता है हरकिशन, 61 से 45, 61 के बाद आता है हरकिशन 64 तक, है ना, 61 से 64 तक। इनकी हरकिशन की मृत्यु हो जाता है चेचक से। क्या होता है, चेचक से मर जाता है। जब मर जाता है तो दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाता है। भले चेचक से मर जाता है हरकिशन, 8वां हरकिशन था, तो दिल्ली जाकर के गुरु पद के बारे में बहुत समझाया था औरंगजेब को। इसलिए औरंगजेब नहीं मानता है, तो नव गुरु था तेग बहादुर 1664 से 1675 में। गुरु तेग बहादुर को, है ना, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मारवा देता है। वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मारा था। कहाँ, शीशगंज में औरंगजेब गुरुद्वारा के निकट पर तो ही मारा था औरंगजेब नवे गुरु को। क्या आता है, गुरु तेग बहादुर के बाद आता है 10वां गुरु हरगोविंद, ये गुरु गोविंद से 10वां 1675 से 1760।
1760 तक चलता है। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ था? 1666 में जन्म, पटना में जन्म हुआ था। तो पटना में जन्म लेते हैं और 1760 में इनका मृत्यु हो जाता है। गुल नाम पठान कर देता है नांदेड़ में, पटना नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह हत्या करता है गुल नाम पठान ने 1666 में। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहता था। क्या कहा? हम सच्चा बादशाह हैं। सिखों के कहा कि कोई भी सिख 5 प्रकार के कार्य कंकार रखना अनिवार्य करते हैं। कौन कौन थे 5? प्रत्येक सिखों को कहा कि केस, कंघा, तीसरा कृपान, कच्छा, कड़ा रखना अनिवार्य कर दिया। केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा। कहा कि कोई भी सिख होंगे अपने नाम के अंत में सी लगाना होगा, इसलिए गुरु गोविंद सिंह कहा जाता है। सी लगाने की दौड़ा कहा। गुरु गोविंद सिंह के निवास स्थान आनंदपुर साहिब में था। निवास करता था आनंदपुर साहिब में। अब कार्यस्थली था पावता में, कार्यस्थली था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह जोरावर सिंह ने इसको सरहिंद के मुगल शासक था कौन? फजार वजीर खान था। वजीर खान ने ही फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। वजीर खान जब 1666 में जन्म लेते हैं तो 33 बरस बाद 1699 में बैसाखी के दिन था। उसी दिन बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। कुछ खालसा पंथ का स्थापना 1699 में कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? बैसाखी के दिन। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना के साथ साथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। कौन? पाहुल प्रणाली। गुरु गोविंद सिंह ने है ना सिखों के धर्म ग्रंथ जो था, जो अर्जुन देव ने बनाया था आदि ग्रंथ, ये आदि ग्रंथ को अर्जुन की रचना किया गया था। आदि ग्रंथ जो वर्तमान रूप दे दिया आदि ग्रंथ को। अब कहा कि यही आदि ग्रंथ के अनुसार गुरुवाणी जितना भी होगा सब गुरु का काज करे। किसका? गुरु का काम करेगा गुरुवाणी। 1666 में जन्म लेता है, 1708 में मारा जाता है नांदेड़ में। कौन करता है? गुलखा पठान ने करता है 10 गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। अब आता है बंदा बहादुर। अब चलते हैं हम लोग बंदा बहादुर के बारे में। जन्म होता 1670 में जन्म लिया था बंदा बहादुर। कहाँ? पूछ जिला में। अब पूछ जिला में राजौली गांव है, यही राजौली गांव में हुआ था जन्म 1670 में। बंदा बहादुर का बचपन का नाम था लक्ष्मण दास था बचपन का नाम, और इनका पिता का नाम था बंदा बहादुर के यानी कि लक्ष्मण दास के पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज था इनके लक्ष्मण शाह या बंदा बहादुर के बेटा का बाप हो गए, जो राजपूत के थे। बंदा बहादुर का उद्देश्य था कि 1760 में जन्म लेते हैं, है ना। 1708 में अब वो गुरु गोविंद सिंह मरते हैं। 1670 में जन्म लेते हैं बंदा बहादुर। तो इनका उद्देश्य था कि पंजाब में जाए और सिख राज्य की स्थापना करने की कोशिश किया, लेकिन सिख राज्य की स्थापना तो कर भी किया, लेकिन लाहौरगढ़ का राजधानी लाहौरगढ़ की राजधानी बना था बंदा बहादुर पंजाब में। इसने गुरु नानक के और गुरु गोविंद सिंह के जो इन दोनों के गुरु नानक सिखों के प्रथम संप्रदाय और गुरु गोविंद सिंह अंतिम थे, है ना, सिखों का अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों के नाम पर सिक्के चलाया था बंदा बहादुर चलाया था। बंदा ने कहा कि सरहिंद के मुगल फौजदार जो वजीर खां था, यही वजीर खां ने आपको गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खां ने दीवार में चुनवा थे। यही वजीर खां को आपको बंदा बहादुर ने वजीर खां की हत्या कर देता है, बंदा बहादुर करता है। फिर वजीर खां की हत्या करने के कारण मुगल का बादशाह था फर्रुख सेन ने भी आदेश देता है 1716 में बंदा बहादुर को बंदा सिंह को पकड़ कर लाओ। अब बंदा को, है ना, इसको भी मार दिया जाता है बंदा को 1716 में। कहाँ? तो गुरुदासपुर में जो नांगल नामक स्थान पर। कहाँ? गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर बंदा सिंह को हत्या कर दिया जाता है 1716 में फर्रुख सेन के आदेश पर। फिर शहादरा एक बंदा बहादुर का जगह है, जहाँ शहादरा में बंदा बहादुर ने हजारों व्यक्ति को कत्ल गढ़ी के किया था, इसलिए शहादरा को कत्ल गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को हत्या कर दिया था शहादरा में। यही मुगल बादशाह फर्रुख सेन हत्या करता 1716 में। बंदा जब मर जाता है तो उसका कई सिख जो था कई छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाता है। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खासा मिल गया था। 1747 का होता नवाब था कर्पूर सिंह,
कर्पूर सिंह के पहल पर सभी सिख का होता है ना, सभी सिख टुकड़ियों को जितना टुकड़ा बढ़ गया था वो दल खासा में गिरा था। दल खासा को जसा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में होता है। दल खासा जो था 1728 में जसा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में होता। बाद में 12 नेतृत्व रखा गया था। बाद में 12 दलों में बांट दिया गया था, है ना। जैसा से दल खासा को 12 गो दल में बांट दिया था। यही 12 गो दल बांटा गया, इसे मिसल कहा गया। मिसल क्या है? दल खासा को 12 दलों में बांटने की क्रिया को मिसल कहा गया। मिसल जो है, जो दल खासा का 12 भाग बांटा गया मिसल, वही मिसल को अरबी भाषा का शब्द, कैसा भाषा? अरबी भाषा। इसका अर्थ होता है समान, है ना। दल खासा को सब बराबर भाग में बांटा गया, इसी को मिसल कहा जाता है। मिसल का अर्थ होता है समान। मिसल हो गया। रंजीत सिंह ये भी मिसल से संबंधित है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में होता है। गुजरावाला में होता जन्म। 2 नवंबर 1780 को जन्म लेते हैं। और 1780 में जन्म लेते हैं कहाँ? सुकर चकिया मिसल के यहाँ। वही मिसल जो अरबी भाषा के समान अर्थ में दल खासा को बांटा गया था, वो सुकर चकिया मिसल के यहाँ जन्म लेते हैं। मुखिया के महासिंह के यहाँ मुखिया के जो थे सुकर चकिया के मिसल जो थे महासिंह के यहाँ जन्म लिए थे 1780 में। उनके दादा का नाम था चरत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के दादा का नाम था चरत सिंह जो 12 मिसाइल में से सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान रखते थे। चरत सिंह 12 में से प्रमुख स्थान, 12 मिसलों में से। 1798-99 में रंजीत सिंह ने लाहौर का शासक बन जाता है। 80 में जन्म और लाहौर में शासक बनता है। 98-99 में लाहौर का शासक बनता है। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि का जल्दी होता है। 98-99 में लाहौर का शासक बनता है और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ महाराजा रंजीत सिंह के समय बीच अमृतसर की संधि होता है। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। मेटकॉफ और रंजीत सिंह कौन कौन था? 4 सूबे: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम पूछा कौन था? फकीर अजीजुद्दीन। और विदेश मंत्री पूछेगा तो फकीर अजीजुद्दीन। यही पूछेगा वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री था आपको तो दीनानाथ, वित्त मंत्री दीनानाथ। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु होता है। 1809 तक जिंदा तो देखें, 1939 में रंजीत सिंह मारा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था 1845 से 46 में पूछा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब था? तो प्रथम कहेगा तो 1845-46 1 वर्ष चल था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहेगा तो 46 में 3 जोड़ 2 49 होता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध 45-46, दूसरा 49 में। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधि, लाहौर की संधि अंग्रेज और सिख के बीच में था। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को। जिस समय आंग्ल सिख युद्ध होता उसी समय लाहौर का संधि होता, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय। फिर भैरवाल की संधि होता 22 दिसंबर 1846 के होता। 9 मार्च के बाद 22 दिसंबर आता। राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब और के मान लिया था। कह रहा है राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजों ने प्रवास पंजाब में मान लिया था कि पंजाब में राजा दिलीप सिंह को संरक्षित किया जाएगा 22 दिसंबर 1846 में। फिर कहा था वही राजा दिलीप जो भैरावल की संधि में था 20 अगस्त 1847 में। 46 में होता है भैरावल की संधि। 47 में महारानी जिंदा महारानी को राजा दिलीप ने कहता है, क्या कहता भाई? राजा दिलीप बोलता है, दिलीप से अलग हो जाता है। महारानी जिंदा जो थी राजा दिलीप से अलग होती है क्योंकि अंग्रेज के संरक्षण में था ना, इसलिए 48,000 रुपया हजार है वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है इसको, जिंदा को, महारानी जिंदा को शेखपुरा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब था, अभी देखे हम लोग, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होल था आपको 1849 में। उसी समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय दौरान 49 में जो होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भी पहली लड़ाई सिखों के दौरान हुआ था। क्या होता? पहली लड़ाई होता क्या? चिलियानवाला की लड़ाई लड़ा गया था। सिखों की पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई थी जो 1849 में लड़ा गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय।
शेखा लड़ा गया था। चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता से शेर सिंह ने और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ा गया था। शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर था गफ और शेर सिंह के बीच में लड़ा गया था। फिर दूसरी लड़ाई होता है चिलियानवाला की लड़ाई के समय, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के समय दूसरी लड़ाई फिर होता है गुजरात के चीनाब नदी के किनारे लड़ा था। पहला तो शेर सिंह अंग्रेज कमांडर गफ के बीच, फिर दूसरी लड़ाई होता है गुजरात में, जो गुजरात में पड़ता चीनाब नदी के किनारे स्थित चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा था। चार्ल्स नेपियर नेतृत्व में दोबारा लड़ाई होता है। अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी थी। 21 फरवरी को इस युद्ध में सिख बुरी तरह हार जाता है। लॉर्ड डलहौजी के 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब को विलय अंग्रेज राज में हो जाता है। डलहौजी ने देखा सिखों को हरा दे देता है तो पंजाब को मिला देता है अंग्रेजी राज्य में। कौन? डलहौजी ने। इसे डलहौजी का हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। 29 मार्च 1849 को चिलियानवाला की लड़ाई में। और महाराजा दिलीप सिंह जो थे, डलहौजी ने कहा तुमको जब तू रानी जिंदा को 18,000 दिया तो 50,000 रुपया पौंड दे करके है ना वार्षिक पेंशन दे देता है और उसे शिक्षित प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देता, जाओ तो पढ़ लिखो है इंग्लैंड। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो था सीखे का था पंजाब का कोहनीर था। कोहनीर को महारानी विक्टोरिया को भेज देता है कि जाओ महारानी विक्टोरिया को देता है। डलहौजी ऐसा काम करता है। राष्ट्रवादियों ने पटेल के नेतृत्व में, क्या कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1947 में एंटक से अलग हो गए थे। एंटक से अलग हो गए, अलग हो करके भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया। कौन किया? राष्ट्रवादियों ने। कैसे? पटेल के नेतृत्व में। कब? 1947 में। किससे अलग हो गए? तो एंटक से अलग हो गए। क्या बना?